हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आपको पता है हम सीटेट, एचटेट और जीके के पोर्शन के लिए एसएसटी की स्टडी करते हैं। और आपको यदि ये वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हम हर रोज़ एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो कक्षा 8th की हिस्ट्री चल रही हमारी और 9th लेसन में हम आए हुए हैं। हम इसको नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं और जो सीटेट और एचटेट में जो इम्पोर्टेंट है आने योग्य, उसको हम रीड कर रहे हैं। वैसे तो पूरी बुक यदि हम रीड करेंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ऐसे हमारा हो भी नहीं सकेगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने नोट्स के माध्यम से आपको करवा रही हूँ। तो चलिए मित्रों, हम अब करेंगे विधवा विवाह के विषय में। देखो, विधवा विवाह ना, ये प्रसिद्ध सुधारक थे एक रामचंद्र विद्यासागर। कौन थे भाई? रामचंद्र विद्यासागर ने, इन्होंने है ना विधवा विवाह के प्रति आक्रोश पैदा किया, यानी कि इन्होंने अपना गुस्सा दिखाया और जो प्राचीन ग्रंथ थे ना उनका ही सहारा लिया इन्होंने। कि इन्होंने ग्रंथों को पढ़ा और उनमें देखा गया कि जिसके पति की मृत्यु हो गई और जिसके बच्चे अनाथ हो गए तो उनके बच्चों को किसने सहारा दिया, उस औरत को किसने सहारा दिया। इस प्रकार से जो ये रामचंद्र विद्यासागर है ना, इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेते हुए इसका विरोध किया। और फिर क्या हुआ, 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हो गया। यानी कि पक्ष में मतलब यानी कि अब हम 1856 के बाद यदि किसी औरत का पति मर जाता है तो वो अब अपना दोबारा शादी कर सकती है किसी व्यक्ति से। तो ये कब पारित हो गया भाई? इस बात को आप याद रखना, ये हो गया 1856 में। ठीक है मित्रों, 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हो गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीर सालिंगम पतलू, कौन भाई? वीर सालिंगम पतलू ने भी विधवा विवाह को एक समर्थन दिया और इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया। किसने दिया भाई? ये जो नाम है ना, एक फर्स्ट हमने याद किया है रामचंद्र विद्यासागर। इसने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित हो गया। और जो हैं तेलुगु भाषी हैं ये वीर सालिंगम पतलू, इन्होंने भी क्या किया, एक समर्थन के लिए एक संगठन बनाया। और इसी समय जो मुंबई के युवा थे ना, बुद्धिजीवी कौन होते भाई? जो समाज में विद्वान समझे जाते हैं, उन्होंने भी है ना विधवा विवाह को करवाने के लिए एक संकल्प लिया था कि भाई हाँ, यदि हमारे क्षेत्र में कोई विधवा है और वो ऐसी सिचुएशन में है कि उसके बच्चे अनाथ हैं और उसका कोई सहारा नहीं है और उसकी एज भी कम है, तो हम, या उसके बच्चे ही नहीं हैं, तो हम उनकी शादी करवाएंगे, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया था। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। देखो भाई, इससे कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना उत्तर में, यानी कि उत्तर जो भाग है भारत का, उसमें आर्य समाज की स्थापना की थी भाई। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इन्होंने भी क्या किया था? विधवा विवाह का समर्थन किया था। इससे रिलेटेड एक बात और जान लेते हैं कि आर्य समाज की जो स्थापना है ना, वो 1875 ईस्वी में की थी। कब की थी भाई? 1875 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ था। आप एक कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे। यदि आपको कुछ गेन करना है, यदि आपको सफल होना है तो लिखना बहुत जरूरी है। यदि लिखो नहींगे तो कुछ देर के लिए पढ़ोगे और फिर वो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। इसलिए यदि आपको सफल होना है और कुछ मेमोरी बनाए रखनी है तो आप राइटिंग जरूर कीजिए, अपने नोट्स बनाइए।
तो वही 1875 में क्या हुआ, आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये है ना खास तौर पर हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया गया था। क्या किया गया था भाई, कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह है, विधवा विवाह है, जाति प्रथा है, ये सब जो रंग भेद है, या जैसे कुछ भी ऐसे जो थे ना, इनको सुधारने के लिए किया गया था। वैसे तो मुख्य रूप से रंग भेद तो अंग्रेजों ने चलाया था, लेकिन फिर भी जो निम्न जाति के लोग हैं उनका कलर थोड़ा अलग होता है, ऐसा माना जाता था। ठीक है मित्रों, ये हमने कर लिया विधवा विवाह के विषय में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने जान ली। जो इम्पोर्टेंट नाम है रामचंद्र विद्यासागर और ये स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून बना दिया गया। फिर आता है भाई लड़कियों की शिक्षा। लड़कियों को उस टाइम तक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। कोई इक्की दुक्की लड़की थी, इक्की दुक्की का मतलब होता है एक आधी लड़की थी जो कि चोरी छुपे पढ़ती थी, लेकिन कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, कोई स्कूल नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, कोई पाठशाला नहीं थी। इसलिए फिर क्या हुआ, लड़कियों की शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया गया। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य समाज सुधारकों ने स्कूल और कॉलेज खोले, यानी कि स्कूल खोले थे उस टाइम पर तो। और लोगों को यह डर था, जिनके जो घर पे लड़कियां थी ना, उन लोगों को यह डर था कि भाई स्कूल तो खुल गए, कभी हमारी लड़कियों को कोई जबरन ना ले जाए पढ़ाने के लिए, और वहां पर पढ़ने जाए तो लड़कियां बिगड़ ना जाए। और 19वीं सदी में है ना, जो भी महिलाएं पढ़ी हुई होती थी वो कैसे पढ़ती थी, या तो वो अपने पिता के सानिध्य में पढ़ती थी, सानिध्य मतलब छाया में, छत्र छाया में, या फिर वो अपने पति के घर में पति से पढ़ती थी। एक महिला है रास सुंदरी देवी, इस नाम को आप भाई नोट कर लेना, रास सुंदरी देवी। ये है ना रात के जो दिए की टिमटिमाती लो होती है ना, उसमें इन्होंने चोरी छिपे पढ़ाई की थी। ठीक है, ये आप भाई रास सुंदरी देवी है, इन्होंने दिए की लो में चोरी छुपे पढ़ाई की थी। देखो भाई उस समय का टाइम और अब का, अब क्या है, रूम में एसी भी लगा देते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें भी लगा देते हैं, एंड्रॉयड फोन भी दे देते हैं, फिर भी क्या होता है, पढ़ने को मन नहीं करता। लेकिन उस समय पर क्या था, महिलाएं इतना व्रत करती थी, और ये जो दिया होता ना, ये भी उसी समय तक जलता था जब घर वालों को आवश्यकता होती थी, लेकिन फिर भी ये चोरी छुपे पढ़ लेती थी। तो इन्होंने भाई रास सुंदरी देवी है, इन्होंने चोरी छुपे दिए की टिमटिमाती लो में अपना पढ़ना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद है भाई आर्य समाज ने है ना पंजाब में, और ज्योतिबा राव फुले हैं, इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। देखो भाई ये आर्य समाज ने उत्तर भारत में सुधार किए थे, तो जो पंजाब है वो किस में है, उत्तरी भारत में है। और ज्योतिबा राव फुले हैं, इन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। और इनकी जो पत्नी है ना ज्योतिबा राव फुले की, इनकी पत्नी है सावित्रीबाई फुले, इनकी भी दोनों की ना कम उम्र में ही शादी कर दी थी। फिर ये बाद में इन्होंने गहन अध्ययन किया, और इन्होंने समाज के लिए बहुत ही सुधार के कार्य किए, और इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं खोली महाराष्ट्र में। और जो महाराष्ट्र का जो पहला स्कूल था ना लड़कियों के लिए, वो इन्हीं ने खोला था, यानी कि ये सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले, इन दोनों ने क्या किया था, स्कूल खोला था। बहुत सारे समाज के इन्होंने जो विरोध होता है उनको सहन किया था, बहुत सी समस्याओं से आगे बढ़कर इन्होंने क्या किया था, स्कूल खोला था। जब है ना ये थी ना ज्योतिबा राव फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जब ये घर से पढ़ाने चलती थी ना, तो कोई इन पर पत्थर फेंकता था और कोई धूल फेंकता था, क्योंकि उस समय पर महिलाओं के पढ़ने में कोई खुश नहीं था। लेकिन इनका जो कठिन परिश्रम है ना, वो बहुत ही रंग लाया। वो बोलते हैं ना, परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोर्थै न सुप्तस्य सिंहस्य मुखे
न प्रविशन्ति मुखे मृगा, ऐसे है भाई, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति मृगा। तो वही बात है भाई, कुछ करने के लिए है ना परिश्रम करना पड़ता है। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। इसलिए आप दिन रात मेहनत कीजिए और जो आपको जहाँ से भी अच्छा लगे वहीं से आप अपनी स्टडी कीजिए। फिर क्या होता है कि उत्तर भारत में जो कुलीन मुस्लिम औरतें हैं वो भी है ना अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लग गई, यानी कि भाई जो मुसलमान महिलाएं हैं वो भी पढ़ने लग गई। मुमताज अली ने महिलाओं को शिक्षा के अधिकार देने की मांग की थी। ये वही इम्पोर्टेंट है, सी टेट में एच टेट में आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं को शिक्षा के अधिकार देने की मांग किसने की थी, और उसमें 3 नाम अलग दे दिए जाएंगे और एक मुमताज अली का नाम दे दिया जाएगा। और आपको है ना मुमताज अली को टिक कर देना है, कोई भी बात क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके सामने बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। फिर क्या होता है, 19वीं सदी के अंत में उर्दू उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर क्या हो गया भाई, उर्दू जो उपन्यास हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया और उनमें महिलाओं को यह कहा गया कि है ना महिलाएं जो घर की जो साजो संभाल है ना उनके विषय में पढ़ें, यानी कि जो महिलाओं का जो कार्य होता है घर के विषय में, उन उपन्यासों में कहा गया कि महिलाओं उनके विषय में ज़्यादा गहन अध्ययन करें। फिर इसके बाद क्या हुआ भाई, महिलाएं चोरी छुपे पढ़ने लगी, फिर महिलाएं ही महिलाओं के विषय में लिखने लग गई। भोपाल की बेगियों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला, यानी कि भोपाल के जो बेगियों हैं इन्होंने अलीगढ़ में है ना लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोल दिया, यानी कि प्राइमरी स्कूल खोल दिया भाई, और पहला स्कूल खोल दिया भोपाल में लड़कियों के लिए। फिर क्या हुआ, जो बेगम रुकैया सखावत हुसैन है ये भी बहुत ही प्रभावशाली रही हैं और इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ये जो बेगम रुकैया सखावत हुसैन है ना भाई, ये इम्पोर्टेंट है, सी टेट में बहुत बार पूछी जाती है इनके विषय में। तो इन्होंने है ना पटना और कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। और फिर क्या होता है कि 1880 तक है ना भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों तक पहुंच गई, यानी कि ये चोरी छुपे पढ़ते पढ़ते इतनी वो हो गई स्टडी में कि 1880 तक ये विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंच गई। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, कौन है भाई ताराबाई शिंदे, ये जो लड़कियों के नाम आ रहे हैं ना लेडीज के, इनको आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये जैसे बेगम रुकैया सखावत है, एक राज सुंदरी देवी आया है, और अब आ गया ताराबाई शिंदे। इन्होंने है ना एक किताब भी लिखी, फिर जैसे घर पे ही रह के इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और फिर एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने स्त्री पुरुष की तुलना इस नाम से एक किताब लिखी, और ये बहुत ही प्रचलित किताब रही इनकी। इन्होंने स्त्री और पुरुष के जो अधिकार हैं, जो क्षेत्र हैं, जो कार्य हैं, उनके विषय में इन्होंने तुलना की, और ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब रही इनकी। फिर एक महान हस्ती है, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई हैं, जो ये भी है ना ऐसे ही पढ़ना सीखी थी, ये भी स्कूल नहीं गई थी। इन्होंने जो इनकी फैमिली थी, जो इनके पिताजी थे वो संस्कृत के विद्वान थे, और उन्हीं से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो भाई इन्होंने क्या कहा था, रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। ठीक है भाई, ये किसका मानना था, ये बातें पूछ ली जाती हैं भाई सी टेट एच टेट में कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, निम्न में से कथन किसका है, और आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे और इनमें से एक नाम होगा पंडिता रमाबाई। तो आपको किसको टिक करना है भाई, पंडिता रमाबाई को टिक कर देना है। फिर उन्होंने ना जो ऊंची जाति की जो हिंदू महिलाएं हैं ना उनकी दुर्दशा के विषय में भी किताबें लिखी।
एक बात आप ध्यान से सुन लेना भाई, जितने बड़े घर की औरत होती थी ना, उसका उतना ही अधिक शोषण होता था। और उसके विषय में ना पंडिता रमाबाई ने एक बुक लिखी थी। और इन्होंने ना पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। जैसे कि जो औरतें विधवा हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उनके लिए एक विधवा गृह बना दिया। और वहाँ पर है ना उनको ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे कि वो अपना रोजगार बना सके। जैसे कि भाई कोई हाथ की बुनाई हो गई, कढ़ाई हो गई, सिलाई हो गई, या फिर कोई छोटे मोटे सामान हो गए, जैसे भाई बोरी ये टाट वगैरह ये बनते हैं। ऐसे ऐसे जैसे घर का कोई सामान हो गया छोटा मोटा, ऐसे जो कार्य हैं इनको वो सिखाती थी वहाँ पर। और इन्होंने पूना में एक विधवा गृह खोला था। फिर क्या होता भाई, 20वीं सदी की शुरुआत में ना महिलाएं मताधिकार और अपने स्वास्थ्य के लिए, कानून के लिए ये राजनीतिक दबाव बनाने लग गई थी। कब तक भाई? 20वीं शताब्दी तक। और 19वीं शताब्दी के आसपास ये विश्वविद्यालय तक पहुंच गई थी। और 20वीं शताब्दी में इन्होंने अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया था। 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों ने भी हिस्सा लेने लग गई थी। यानी कि जो भी आंदोलन होते था उनमें ये हिस्सा लेने लग गई थी। और देखो, जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया था। ये क्वेश्चन भाई लास्ट टाइम सीटेट में पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है कि महिलाओं के जो अधिकार के लिए है ना किन्होंने समर्थन किया था। तो ये भाई कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और जो राष्ट्रीय नेताओं ने है ना, इन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिलेगी ना, तभी हम पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे देंगे। यानी कि पुरुष और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक है ना महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। यानी कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती तब तक है ना आपको क्या करना चाहिए? अपना पूरा जोर लगाना चाहिए आज़ादी प्राप्त करने के लिए। फिर भाई देखो, 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। निषेध होता है भाई रोक। तो बाल विवाह पर रोक लगाने का क्या कारण था? क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। और शादियां भी कैसे कर दी जाती थी? जैसे कि लड़की बिल्कुल ही छोटी होती थी और लड़का शायद बड़ा भी हो सकता है, और उनकी आपस में शादी कर दी जाती थी। जब तक लड़की जवान होती तब तक लड़का बूढ़ा होकर मर जाता था। यानी कि और फिर वो बिल्कुल ही युवा अवस्था में विधवा हो जाती थी, यहाँ तक कि शायद उसको संतान भी ना हो। इसलिए है ना जो एज में है ना बैलेंस बनाने के लिए जो बाल विवाह निषेध कानून पारित किया गया। आपको याद हो तो 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। बिल्कुल ठीक 100 साल बाद बाल विवाह पर भी रोक लगा दी गई। और फिर क्या कर दिया? लड़के की उम्र तो 18 वर्ष कर दी गई और लड़की की उम्र जो है 16 वर्ष शादी के लिए कर दी गई। फिर भाई जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ और लड़कियों की और घर वालों की सोच में डिफरेंस हुआ कि भाई नहीं, 16 वर्ष तो लड़की के लिए कम है, तो फिर क्या कर दिया गया? लड़के की उम्र तो 21 साल कर दी गई और लड़की की है ना 18 साल कर दी गई शादी की उम्र। तो मित्रों, आपको मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको करवाया है ये समझ में आ गया होगा। और बेहतर होगा कि जो आपको बताया जा रहा है उसको आप नोट्स के रूप में कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठा करो, जिससे कि है ना जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप नोट कर सकें। फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल फिर करेंगे इसी लेसन को कंप्लीट। हम शायद कल कर देंगे, बहुत लंबा लेसन है ये, नोट्स के रूप में भी लंबा लेसन है, और कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।